शीरी यादें मीठी कामयाबी प्रोग्राम नंबर 8 पोलर बिजनेस। पोलर कैफ़े का आगाज़ सन 1926 में हुआ और 94 साल गुजारने के बावजूद ये आज भी बड़ी कामयाबी के साथ काम कर रहा है। ये खुदा के साथ वफादारी का सबूत है। बहुत सी मुश्किलात के बावजूद भी कारोबार चलता रहा। इसके आगाज़ से ही कई मसाइल सामने आ गए, जैसे कि जापानियों का कब्ज़ा, फिर उसके बानी की मौत, माशी बदहाली। लेकिन इस तमाम मुश्किल मराहल में खुदा ने कारोबार की हिफाजत की और महफूज रखा। आगाज़ सन 1920 की दहाई के अवाइल में अपनी जेब में सिर्फ 90 सेंट और बड़े ख्वाबों के साथ चिन हिनकी हांगकांग से सिंगापुर आया। पहले तो उसने अपनी दुकान चलाने में एक रिश्तेदार की मदद की। वो मेहनती था और कारोबारी जहानत का मालिक था। सन 1926 में उसने हाई स्ट्रीट्स पर एक दुकान खरीदने के बाद काफ़ी रकम बचा ली। ये उस वक्त सिंगापुर की मरकज़ी सड़क थी। उसने इस दुकान के लिए $500 अदा किए। ये उन दिनों में एक बहुत बड़ी रकम थी। कारोबार के लिए इससे बेहतरीन जगह नहीं हो सकती थी। ये इस मसरूफ़ तरीन और बढ़ते हुए शहर के बिल्कुल मरकज़ में वाक़ई थी। यहाँ से अदालतें और सरकारी दफातर इंतहाई करीब थे कि पैदल चल कर जाया जा सकता था। इसलिए ये जगह हमेशा वकला, अरकान पार्लियामेंट, कोर्ट रिपोर्टर्स, जजों और कारोबारी लोगों से कचाकच भरी रहती थी। चिन हेंकी ने दुकान को एक कैफ़े में तब्दील किया और इसे पोलर कैफ़े का नाम दिया। पोलर कैफ़े में केक, सैंडविचेस, मुख्तलिफ़ किस्म के आइसक्रीम और ठंडे मशरूबात, इसके अलावा गर्म मशरूबात भी पेश किए गए। चिन हेंकी कारोबारी जहनीत का हामिल और दूरअंदेश था। वो मशहूरी की ताकत को समझता था। एक मुकामी मैगज़ीन में उसने अपने कैफ़े की मशहूरी के लिए ऐड दिया और उसमें ये बात बयान की कि इस कैफ़े में खाना अमरीकी तरबियत याफ्ता माहिर की निगरानी में तैयार किया जा रहा है और इश्तहार पर स्लोगन ये लिखवाया कि अच्छी सर्विस, अच्छा खाना। स्टाफ की टीम सन 1926 में वो हांगकांग से अपने ख़ानदान को लाया। उसकी बीवी और 4 बड़े बेटे कैफ़े चलाते थे। कारोबार तेज़ था और सब ने सिवाय छोटे बेटे के ख़ानदानी कारोबार में मदद की। इन दिनों हर काम हाथ से होता था। घर वाले सुबह सवेरे उठ जाते, करने को बहुत सी चीज़ें हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर आटा गूंदें, सालन पकाएं, पफ के लिए फिलिंग डालें, पेस्ट्री को फोल्ड करें, क्रिस्ट पर अंडे को ब्रश करें और तमाम बड़ी भांजियाँ और भांजे मदद के लिए तैयार हो गए। और ऐसी आवाज़ें हर सुबह सुनने को मिलती थी कि जल्दी सैंडविच केक बनाने के लिए केक की 2 परतों के दरमियान जाम फैलाएं, केक को सजाने के लिए आइसिंग, शुगर और बटर को मिक्स करके बटर क्रीम बनाएं। ये बेलन किसके पास है? कोई बात नहीं करेगा, वक्त बहुत कम है। मूंगफली को कुचलने के लिए सोया सॉस की खाली बोतलों का इस्तेमाल करो, फिर केक पर पिसी हुई मूंगफली छिड़कें। तेज़ तेज़ कहाँ का रहे हैं। कुछ अरकान बेकिंग कर रहे होते, जबकि दीगर गर्म और ठंडे मशरूबात, आइसक्रीम, केक और पेस्ट्री पेश कर रहे होते। जब केट काफ़ी बूढ़ी हो गई, उसने अपने दूसरे भाई की मदद की, जो क्रिसमस और चीनी नए साल के लिए बड़े केक सजा रहा था। वो हर एक केक के नीचे एक कागज़ रख देती, उन्हें डिब्बों में डालती, ऑर्डर फॉर्म मुंसलिक करती और फिर उन्हें शेल्फ पर रख देती। जब ग्राहक आते तो वो इनके ऑर्डर फॉर्म तलाश करती और सही केक नीचे कैश काउंटर पर ले जाती, जिस पर कैट के सबसे बड़े भाई हुआ करते थे। जापानी कब्जा फरवरी सन 1942 में सिंगापुर जापानियों के कब्जे में चला गया। सन 1942 से सन 1945 के दरमियान जापानियों ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। बहुत से कारोबार बंद होने से बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। कुछ जगह ऐसी थी जहां केक और पफ फरोख्त हो रहे थे। पोलर कैफ़े मकबूल होता रहा। कैफ़े पर लंबी लाइनें लग गईं। अमीर लोगों और यहाँ तक कि जापानियों ने भी इस कैफ़े की हमायत और हिफाजत की। कैफ़े के साथ ही एक बार था। बार की खातून मालिक ने अपने कैफ़े की जगह पर कब्जा करना चाहा और इसके लिए उसने एक जापानी फ़ौजी से मदद करने को कहा। जापानी फ़ौजी कैफ़े में दाखिल हुआ, अपनी तलवार निकाल कर मेज़ पर रख दी। इसका मतलब साफ था, उसने चिन हेंकी को 3 दिन का वक्त दिया कि वो उसे दुकान दे दे। मिस्टर चिन ऐसा कैसे कर सकते थे? उसका ख़ानदान अपनी रोज़ी रोटी के लिए कैफ़े पर मुनहसर था। लेकिन अगर उसने जापानी फ़ौजी को नहीं कहा तो उसे और इसके ख़ानदान को आसानी से फांसी दी जा सकती है।
اگلے 3 دن مشکل دن تھے۔ ہر روز صبح 5 بجے چنہنگ کی دعا کے لیے اپنی دکان کے قریب بڑے میدان میں جاتا تھا اور خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا۔ وہ جاپانی فوجی کبھی واپس نہیں آیا۔ آگ۔ ایک دن آسمان پر گاڑھا دھواں اٹھنے لگا۔ یہ کیفے کی سمت سے آ رہا تھا۔ پولیس وہاں پہلے سے موجود تھی اور آس پاس موجود سڑکوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ کیٹ گاڑی میں تھی اور وہاں جانا چاہتی تھی، لیکن سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے وہ وہاں نہ جا سکی۔ وہ جلدی سے قریب ہی موجود سینٹ اینڈریو کیتھیڈرل میں چلی گئی اور وہاں گاڑی کھڑی کر دی اور اس نے دعا کی کہ خدا ان کی دکان کو آگ سے بچائے، جیسا کہ اس نے اسے جاپانیوں سے بچایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آگ بجھتی نظر آئی، لیکن بعد میں مزید زیادہ دھواں نمودار ہوا۔ ایک بار پھر کیٹ نے دعا کی۔ جلد ہی دھواں نظر آنا بند ہو گیا اور وہ دکان کی طرف چل دی۔ کیا دکان بری طرح جل گئی تھی؟ اتنی بڑی آگ نے پوری دکان کو جلا ڈالا ہوگا۔ حقیقت میں یہ آگ کیفے کے پیچھے ایک گودام میں لگی تھی اور پھیل گئی تھی۔ آگ کے شعلے کیف کی پچھلی دیوار کو چھو رہے تھے، لیکن فائر انجن نے کیفے کی چھت اور دیواروں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، جس کی وجہ سے یہ بچا رہا۔ حکومت کی مداخلت۔ سن 1986 میں سنگاپور کی حکومت کو ایک نئے پارلیمنٹ ہاؤس کی ضرورت تھی۔ پولر کیفے کی دکانوں کی قطار کو منہدم کرنا پڑا۔ اگرچہ چند خاندان کے بچے بڑے ہو چکے تھے، ان کا اپنا کیریئر تھا اور وہ اس بیکری کی فروخت پر انحصار نہیں کرتے تھے، لیکن کیٹ کے خاندان نے فیصلہ کیا کہ کاروبار کو بند کرنا صرف بربادی ہوگا۔ اس وقت تک کیفے کی تاریخ 60 سال کی ہو چکی تھی اور یہ ایک گھریلو نام بن چکا تھا۔ کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی سے دوسروں کی مدد کر سکتی تھی، غریبوں کی، چرچ کے ممبران کی اور مشنریوں کی۔ کیٹ کے شوہر ڈک ریٹائر ہونے والے تھے، اس لیے کاروبار کو چلانا ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ کیفے تقریباً 1 سال تک بند رہا، جس کے دوران انتظامیہ نے ممکنہ نئی جگہوں کی تلاش کی۔ تقریباً 1 سال کے وقفے کے بعد کاروبار دسمبر سن 1986 میں بیکنگٹن اسٹریٹ کے مرکز میں ایک نئی جگہ اوورسیز یونین بینک سینٹر میں دوبارہ کھل گیا۔ بینکنگ کاروبار دسمبر سن 1986 میں بینکنگ ڈسٹرکٹ کے مرکز میں ایک نئی جگہ اوورسیز یونین بینک سینٹر میں دوبارہ کھل گیا۔ ٹیچر سے بزنس وومن تک۔ فروری سن 1993 میں کیٹ نے 30 سال سے زائد عرصے کے بعد تدریس سے استعفیٰ دے دیا اور پولر میں بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر شامل ہو گئیں۔ کیٹ نے خدا کی بخشی ہوئی حکمت کی بدولت سب سے سستے ترین اجزاء اور چیزیں خریدنے کا طریقہ کار سیکھا۔ اسی سال نومبر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور 3 سال بعد ان کا شوہر بھی چل بسا۔ پولر کے پاس بہت سے ریٹیل آؤٹ لیٹ تھے، لیکن صرف 2000 مربع فٹ کا ایک کرائے کا باورچی خانہ تھا۔ انہوں نے پڑوسی فیکٹری کو کرائے پر لیا، جس میں مرکزی باورچی خانے کو 4000 مربع فٹ تک دگنا کیا گیا، لیکن رفتہ رفتہ وہ جگہ بھی بہت تنگ ہو گئی۔ سن 1996 میں پولر نے 9 پیٹرول پمپس پر اپنے کیک اور پف فروخت کرنے کے لیے پیٹرولیم کمپنی موبل، جسے اب ایسو کہا جاتا ہے، کے ساتھ شراکت داری شروع کی۔ ان کی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی اس تیزی سے توسیع کا مطلب ہے کہ ان کی کرائے کی فیکٹری جلد ہی ناکام ہو جائے گی۔ ان کے مالک مکان نے مزید فیکٹری کرائے پر دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنی عمارت میں کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری کی اجازت نہیں دینا چاہتا تھا۔ پولر کیفے کے مالکان نے کوشش کی، لیکن ممکنہ نئی جگہ یا تو ان کے آؤٹ لیٹ سے بہت زیادہ دور تھی یا بہت مہنگی تھیں۔ برسوں سے وہ اپنے باورچی خانے کے ساتھ اپنی عمارت چاہتے تھے۔ اگست 1998 میں پولر کیفے نے سنگاپور کے شمالی حصے میں 40,000 مربع فٹ زمین کی ایک فیکٹری خریدی۔ سن 2003 میں سنگاپور کے مشرقی حصے میں ایک اور فیکٹری کھولی گئی۔ ایک کے بعد ایک خدا نے پولر کمپنی کو ہر مشکل آزمائش میں پڑنے دیا۔ سن 1997 میں ایشیائی مالیاتی بحران، سن 2003 میں سارس برڈ فلو، جس نے 2007 سے 2013 اور کئی دیگر سالوں میں سنگاپور میں انڈوں کی فراہمی کو متاثر کیا۔ برے وقتوں میں بھی کمپنی چلتی رہی۔ کیٹ کلام میں خدا کی اس آیت پر یقین رکھتی تھی۔
पूरी तरह यकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फ़ाज फरमाता है, ताकि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल करके बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। केट और उसका बोर्ड मुसलसल अपने आप को ये याद दिलाते रहे कि पैसा उनकी आंखों को अंधा ना कर दे और खुदा के साथ उनकी मोहब्बत छीन जाए और वो ईमान से दूर हो जाएं। सो खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूलकर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को, जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूँ, मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर सेर हो और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरे गाय बैल के गले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं और तेरे पास चांदी और सोना और माल बकसरत हो जाए, तो तेरे दिल में गरूर समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया है। कारोबार के बारे में केट का नजरिया। अगरचे हम कारोबार में हैं, हमने सिर्फ पैसा कमाने और दौलत जमा करने पर अपना दिल नहीं लगाया। हम हमेशा कारोबार के मुनाफे में से खुदावंद के कामों के लिए मखसूस हिस्सा अलग किया। हमारी दौलत का असल पैमाना वो है जो हमें हमेशा के लिए दिया जाएगा। पोलर पंप्स और केक का मुस्तकबिल क्या है, इसका जवाब किसी को मालूम नहीं। ताहम एक चीज़ है जिसके बारे में मुझे यकीन है कि खुदा जिसने हमें इन 94 सालों में संभाला है हमेशा हमारे साथ रहेगा। उसने वादा किया कि अगर हम उस पर भरोसा करते रहें और उसकी राहों पर चलते रहें तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती उसका 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत। खुद जी उठे मसीह यस्सु की तरफ से कितना शानदार यकीन मिला है। वाकई क्या यकीन दहानी है, और खुदा कितना अजीम है जो हमें इतना चाहता है। अगले हफ्ते हमारी शीरी यादें मीठी कामयाबी की आखिरी किस्त है। कैट अब तकरीबन 82 साल की है और पोलर कंपनी से रिटायर हो चुकी है। जिस तरह से वो खुदा की पैरवी कर रही है, उनकी ज़िंदगी हमेशा ही पुरजोश रहेगी। वो किस तरह से खुदा की बंदगी कर रही हैं, आए तलाश करते हैं।